रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। आ जाओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म सेक्शन 58, application for registration section 58, a firm can register any time by submitting the statement, ठीक है, फॉर्म प्लस अप्लीकेबल फी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन। देखो, जैसे एक होता है आरओसी, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको रजिस्ट्रार, सिंपल क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म कभी भी खुद को रजिस्टर्ड कर सकती है किसी भी रजिस्ट्रार के पास जाकर के। अब ये जो रजिस्ट्रार होता है, ये जो रजिस्ट्रार होता है वो तुम्हारा मतलब गूगल करेगा पता चल जाएगा कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया में पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रार कहाँ पे बैठा हुआ है। समझ गया ना। जैसे अपने घर का रजिस्ट्री करवाते हैं ना, अपने लोग फ्लैट वगैरह लेते हैं और फिर घर का रजिस्ट्री करवाते हैं कहाँ पे, कोर्ट में जा करके। जब तक आपका घर रजिस्टर्ड नहीं होता है, जब तक आपका घर रजिस्टर्ड नहीं होता, नहीं माना जाएगा आपका घर है। ऐसे ही पार्टनरशिप को ना रजिस्टर करना पड़ता है किसी रजिस्ट्रार के पास जा करके, ठीक है। तो अ फर्म कैन रजिस्टर एनी टाइम बाय सबमिटिंग द स्टेटमेंट टू द रजिस्ट्रार। ऑब्वियसली रजिस्ट्रार क्या, गवर्नमेंट का आदमी है। उसके पास जब भी जाओगे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ तुमको ना रजिस्ट्री फीस देना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, रजिस्ट्री फीस देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा तुम लोग कभी आधार कार्ड में फोटो, नाम तो नहीं, फोटो या नंबर चेंज करवाया है, देखना 50-60 रुपया लगता है। हाँ, 50-60 रुपया लगता है। मतलब गवर्नमेंट के पास जब भी तुम जाएगा ना, गवर्नमेंट तुमसे कुछ ना कुछ भोग चढ़ावा लेगा ही लेगा, चाहे 100 रुपया ले, 200 रुपया ले, कुछ नहीं। आज घर का रजिस्ट्री करवाते हैं तो अच्छा खासा 1 लाख 2 लाख रुपया लग जाता है ना। वैसे ही जब तुम एक फॉर्म को जब तुम रजिस्टर करवाएगा तो उसमें रजिस्ट्री फीस लगता है, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या क्या लिखना पड़ेगा, जब स्टेटमेंट तुम जमा करेगा, फॉर्म, जो फॉर्म तुम फिलअप करके जमा करेगा रजिस्ट्रार के पास में, उसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। फॉर्म का नाम, फॉर्म का जो ऑफिस एड्रेस है, ठीक है, उसका कहाँ कहाँ पे लोकेशन है। मतलब मान लो फॉर्म का 3 जगह लोकेशन है, 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच लिखना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर किस किस दिन ज्वाइन किया। जरूरी है क्या सारे के सारे पार्टनर सेम डे ज्वाइन करेंगे, जरूरी है क्या। अरे पार्टनरशिप फॉर्म में जरूरी है क्या सारे पार्टनर सेम दिन सेम डे ज्वाइन करेंगे, नहीं। हो सकता 2 पार्टनर पहले आए और 2 पार्टनर बाद में आए, ठीक है। तो हर एक पार्टनर किस किस दिन ज्वाइन किया वो ज्वाइनिंग डेट बताना पड़ेगा। सारे पार्टनर का फुल नेम, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, सब कुछ बताना पड़ेगा। पार्टनर का फुल नेम और उनका पार्टनर का एड्रेस। ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का ड्यूरेशन क्या है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, मतलब 2 साल के लिए है या 3 साल के लिए है या पार्टनरशिप एट विल है, सब लिखना पड़ेगा। ऑल पार्टनर्स और ऑथराइज एजेंट मस्ट साइन एंड वेरीफाई दिस द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में सारा का सारा इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा और जितने पार्टनर है वो सब क्या करेंगे, साइन करेंगे। और यही स्टेटमेंट प्लस फीस, स्टेटमेंट प्लस फीस कहाँ पे जमा हो जाएगा, रजिस्ट्रार के पास में। जैसे ही आपने स्टेटमेंट दिया, अप्लीकेबल फीस दिया रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार देख रहा है कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट ठीक ठाक है, आपको आपको रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड कर लेगा। अगर सब कुछ आपका ठीक ठाक है और रजिस्ट्रार को फीस मिल गया तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, अब आपके फर्म को रजिस्टर्ड कर लेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रूल पता क्या है, फर्म कैन नॉट इंक्लूड द वर्ड लाइक क्रॉन, अरे होता ना राजा महाराजा, रॉयल, एम्परर, ये सब वर्ड यूज नहीं कर सकता। क्राउन, क्राउन, राजा महाराजा, मतलब ये नहीं बोल सकता। मान लो मेरे मेरे कोचिंग सेंटर का नाम क्या है, एपीसी, तो रॉयल एपीसी नहीं कर सकता। ये सब वर्ड है ना, रॉयल, एम्परर, क्राउन, किंग, क्वीन, ये सब वर्ड आप फर्म के आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अनलेस द गवर्नमेंट अलाउ करे, अगर ममता दीदी बोलती हैं कि एपीसी के सामने लगा दो रॉयल एपीसी, तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज नॉर्मली मैं नहीं कर पाऊंगा। नाम सुना तो हिंदुस्तान कंपनी, नाम सुना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। नॉर्मली आज के टाइम पे ना अगर तुम हिंदुस्तान बोल के कोई चीज़ खोलना चाहेगा नहीं खोल पाएगा। अगर तुमको खोलना है तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। पहले के टाइम पे ये रूल नहीं था, इसलिए रॉयल इनफील्ड ये सब आ गया, रॉयल इनफील्ड, तुम्हारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब नाम आ गया क्योंकि पहले के टाइम पे ये सब कानून उतने अप्लीकेबल नहीं थे। बट आज के टाइम पे, आज के टाइम पे अगर तुम ना किंग, किंग अभिषेक पांडे अगर मैं लिखना चाहता हूँ नहीं लिख पाऊंगा,
नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे रूल ही नहीं है। जैसे सुन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर को सर का उपाधि मिला है ब्रिटिश में। ब्रिटिश लोगों ने सर का उपाधि दिया, पर इंडिया में वो नहीं यूज नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात? तो इंडिया में ना ये सब वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है देखो, सेक्शन 59। वंस द रजिस्ट्रार चेक एंड कंफर्म द डिटेल, रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, जो भी आपने स्टेटमेंट जमा किया था उसको चेक करेगा और कंफर्म करेगा। ही एंटर द इंफॉर्मेशन टू द रजिस्टर ऑफ फर्म एंड इशू द सर्टिफिकेट, वो क्या करेगा, आपके स्टेटमेंट को पढ़ेगा, वेरीफाई करेगा। अगर उसको सब कुछ ठीक रहेगा तो आपको क्या करेगा, रजिस्ट्रार अपने फर्म में, मान लो ये रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार के पास क्या है, एक रजिस्टर्ड, उस रजिस्टर में आपका नाम लिख देगा, मान लो एपीसी, और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। अरे जैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, एडमिट कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है, ऐसे ही रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट देगा, उससे ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, आपकी फर्म क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। द रजिस्ट्रेशन इज कंसिडर कंप्लीट व्हेन रजिस्ट्रार रिसीव द प्रॉपरली फिल्ड फॉर्म विद द फीस। रजिस्ट्रेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब रजिस्ट्रार के पास चढ़ावा, मतलब समझ रहा, पैसा और जो आपने स्टेटमेंट दिया वो सही होना चाहिए। अगर आपने स्टेटमेंट गलत दिया, अगर आपने स्टेटमेंट गलत दिया तो आपका रजिस्ट्री नहीं माना जाएगा, आपका रजिस्ट्री फेल हो जाएगा। इफ ए सूट ऑलरेडी फाइल्ड द फर्म कैन स्टिल द रजिस्टर्ड आफ्टर द ड्रॉइंग द केस एंड फाइल ए न्यू सूट। अगर मान लो फर्म के ऊपर कोई केस वेस चल रहा है तो जब तक वो केस नहीं हटता है तब तक आप रजिस्टर्ड नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, बुलाओ उसको। इफ ए सूट इज ऑलरेडी फाइल्ड द फर्म कैन स्टिल रजिस्टर्ड आफ्टर विदड्रॉइंग द केस। अगर फर्म के ऊपर कोई केस चल रहा है तो उस केस में वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगी। एक बार केस विड्रॉ हो गया फिर जाके वो रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा। तुम बताओ ना, फर्म के ऊपर केस चल रहा है, आप उसको रजिस्टर कराने जा रहे हो, नहीं करा पाओगे। एक बार फर्म क्या करेगा, जो केस है, कोई लीगल मैटर हो, लीगल मैटर एक बार खत्म हो फिर जाकर के आप क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो अब आपके ऊपर में, अब आप नया केस कर पाएंगे या आपके ऊपर केस हो जाएगा। मान लो एक कंपनी का नाम है एबीसी फर्म, अब ये किसी के ऊपर केस किया है या इसके ऊपर केस किया गया है तो बोल रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन तभी कर पाएगा जब ये केस को विड्रॉ करेंगे। इफ ए सूट इज फाइल्ड, सूट मतलब केस होता है, अगर केस ऑलरेडी फिल्ड है फर्म कैन स्टिल बी रजिस्टर्ड आफ्टर विड्रॉ द केस। जब केस खत्म हो जाएगा उसके बाद ही रजिस्टर्ड होगा, उसके पहले रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है। लेट रजिस्ट्रेशन, अच्छा मैं तुमको ना कुछ फायदे बता दे रहा हूं, मैं बताना भूल गया। अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड है तभी आप किसी के ऊपर केस कर पाओगे, अदरवाइज आप किसी के ऊपर केस नहीं कर पाओगे, ये फायदा होता है। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप केस नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए पता है फर्म को रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए, रजिस्टर्ड कराने से तुम केस वेस करने में तुमको सहायता मिलेगा। लेट रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन सपोज लेट करवाया, इफ द रजिस्ट्रेशन इज डिले द फर्म कैन स्टिल रजिस्टर्ड बाई पेइंग द पेनाल्टी ऑफ ₹100 पर डे ऑफ डिले और पार्ट ऑफ द ईयर। पता क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ पता है? अगर आपने मान लो 2020 में फॉर्म खोला और आप 2025 में रजिस्टर करा रहे हो तो कितना साल आप लेट हो? 5 साल। और एक दिन में, एक साल में कितना दिन होता है? 365 इंटू कर दो 100, इतना पेनाल्टी पे करके जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ। इफ रजिस्ट्रेशन इज डिले द फर्म कैन स्टिल रजिस्टर्ड बाई पेइंग द पेनाल्टी 100 पर ईयर ऑफ द डिले, सॉरी 100 पर ईयर, हमको लगा डे लिखा हुआ, 100 पर ईयर ऑफ द डिले। तो आपने कितने साल डिले किया था? 5 साल। तो 5 साल इंटू 100, 500 रुपया क्या लग जाएगा? पेनाल्टी लग जाएगा। हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं भी वही काउंट कर रहा था, ज़्यादा हो गया यार। ठीक है, 100 पर, अदरवाइज अगर इतना डिले हो जाएगा फिर कोई नहीं करवाएगा। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे 100 रुपया पर ईयर ऑफ डिले, मतलब 2020 में आपने फॉर्म खोला और 2025 में आप रजिस्टर करवाए तो कितने साल का डिले हो रहा है? 5 साल का। तो 5 साल इंटू 100 रुपया कितना हो गया? 500 का आपका लगेगा पेनाल्टी। अच्छा, पार्ट ऑफ द ईयर को ईयर माना जाएगा, मतलब आप ना
2025 के जुलाई में कर रहे हो तो पूरा 1 साल का पेनाल्टी देना पड़ेगा, मतलब पूरे 2025 का पेनाल्टी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलोगे हम तो सिर्फ अभी अप्रैल मई जून ही यूज किए, नहीं, पार्ट ऑफ द ईयर को भी क्या माना जाएगा, 1 साल माना जाएगा। पार्ट ऑफ द ईयर को क्या माना जाएगा, 1 साल माना जाएगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 59 एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप कोई फर्म खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाती है तो एक चीज देख लो, पहले समझना, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट ए कंपलसरी, बट रजिस्टरिंग हैज सीरियस ड्रॉबैक, बट नॉट रजिस्टरिंग हैज अ सीरियस ड्रॉबैक। जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप रजिस्ट्री नहीं करवाते हो तो बड़ा डिसएडवांटेज भी है। ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हो तो तकलीफ वाली बात है। क्या क्या है, पहला डिसेबिलिटी, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। अगर आप अपना फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करते हो तो क्या क्या डिसएडवांटेज आप फेस करोगे। पहला, फर्म कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी, फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर पाएगा। नो राइट टू क्लेम ए सेट ऑफ, आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेट ऑफ समझते हो, अरे थर्ड पार्टी को आपने पेमेंट किया, अरे थर्ड पार्टी है, लेट से आपने उसको उधारी पे सामान दिया, तो अब लेट से क्या होता है कि मैंने सामान दिया बदले में पैसा भी लिया, तो अपने क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको पढ़ो। इफ ए थर्ड पार्टी शू द फर्म ही कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट बैक कॉल्ड द सेट ऑफ इफ द केस इज वैल्यू मोर देन 100 रुपया। सर मतलब क्या हो गया, ये था मिस्टर ए, ये था फॉर्म ABC अनरजिस्टर्ड है, ABC क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो ये जो थर्ड पार्टी है इसने क्या किया, इसके ऊपर केस किया, और केस 100 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट था, ठीक है। तो अभी बताइए क्या बोल रही है, मान लो ये केस हार गया, अगर ये केस हार गया तो सेटलमेंट में जाएगा। मान लो 5,000 रुपये का सेटलमेंट था, तो नॉर्मली जब कोई केस हारता है तो गवर्नमेंट बोलती चलो, कोर्ट ऑर्डर देता है, ठीक है 5,000 बाकी था, 3,000 दे देना, 3,000 दे करके सेटलमेंट होता है। अरे कोई कंपनी या फर्म जब केस हारती है तो उसको पैसा देना पड़ता है, तो जब पैसा देने की बात आई तो फर्म रिक्वेस्ट कर रही है कि हम पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे, हम थोड़ा बहुत दे पाएंगे। तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तब तो आप सेटलमेंट कर पाओगे, लेकिन अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इफ ए थर्ड पार्टी सू द फर्म, थर्ड पार्टी ने फर्म के ऊपर क्या कर दिया था, केस कर दिया था। इट कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट बैक मतलब सेट ऑफ इफ द केस वैल्यू इज मोर देन 100। सिंपल बता रहा हूं, मतलब अगर आपकी फर्म अगर रजिस्टर्ड है तब तो फायदा मिलता है केस वगैरह में, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको केस वगैरह में कोई फायदा नहीं मिलता। सेट ऑफ अमाउंट समझता, सेट ऑफ अमाउंट। अब एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, ये था ABC फर्म, ये था थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी ने इसके ऊपर केस किया, ठीक है। अब ये पता क्या बोल रहे हैं, मान लो केस किया था 1,000 रुपये का, तो ये पता क्या बोल रहे हैं, हम तो इनको 400 रुपये का सामान बेचे थे, तो गवर्नमेंट बोल रही है भूल जाओ, कोई सेट ऑफ नहीं होगा। सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि 1,000 रुपया किसको देना है, फर्म को देना है, और 400 रुपया किसको देना है, थर्ड पार्टी को देना है। तो 1,000 रुपया ABC जो फर्म है, ABC फर्म है, वो 1,000 रुपया किसको देगी, थर्ड पार्टी को। और थर्ड पार्टी कितने का सामान खरीदा था, 400 का, तो थर्ड पार्टी देगा 400, तो फर्म को देना है 1,000 और थर्ड पार्टी को देना है 400। तो सेट ऑफ कितना हो जाएगा, 400 सेट ऑफ हो जाएगा, 400 का सेट ऑफ हो जाएगा। तो अब ये कितना देगा थर्ड पार्टी को, क्योंकि अगर इसको 1,000 देने थे तो 400 लेने भी तो थे। अगर फर्म को 1,000 देना था तो थर्ड पार्टी से 400 लेना भी तो था। तो 1,000 में से अगर 400 निकाल दिया जाए तो कितना होगा, 600। अब ये जो 600 है, ये जीरो नहीं होगा, 600। अब ये 600 किसको मिलेगा, थर्ड पार्टी को। तो ये जो सेट ऑफ हो रहा है यही फर्म नहीं कर पाएगा, पूरा 1,000 देना पड़ेगा, पूरा 1,000 देना पड़ेगा। अब बाद में ये जो थर्ड पार्टी है उनको बाद में 400 लौटाना पड़ेगा, मतलब थर्ड पार्टी को 400 लौटाना पड़ेगा। लेकिन सेट ऑफ नहीं हो सकता, मतलब इंडिविजुअल हिसाब होगा, फर्म 1,000 देगा, थर्ड पार्टी 400 देगा, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। मतलब वहां पे आप सेट ऑफ नहीं करने देंगे।
इसका ये अच्छा दोबारा समझ जाओ, एबीसी फॉर्म है, ये थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी ने केस किया था किसके ऊपर, एबीसी के ऊपर में, कितने का, 1,000 रुपये का केस किया था। तो एबीसी बोलती है कि भाई मैंने तेरे को 400 रुपये का सामान बेचा था, तो तू भी तो 400 देगा, तू भी तो 400 देगा। तो अगर एबीसी फर्म को 1,000 देने हैं, तो एबीसी फर्म को 400 रिसीव भी तो करने हैं, तो सेट ऑफ अमाउंट कितना हो जाएगा, 600। यही नहीं करने देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल हिसाब होगा, फर्म देगा 1,000 रुपया और थर्ड पार्टी देगा 400, ऐसे हिसाब होगा। बात एक ही हो रहा, पर वहां सेट ऑफ नहीं करने देगा, बात एक ही है पर वहां सेट ऑफ नहीं करने देगा। प्लस अच्छा यहाँ पे तो लेन देन का था, कभी कभी पता है क्या होता है कि हो सकता है फर्म को पूरा का पूरा पैसा देना है और फर्म बोल रही है कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, मान लो थर्ड पार्टी ने 2 लाख रुपया का केस ठोक दिया, होता ना, अरे डेफिमेशन का केस होता है, गुडविल का केस होता है, तो थर्ड पार्टी ने पूरा केस कर दिया कि मेरे को 2 लाख रुपया इस फॉर्म से चाहिए, तो फॉर्म बोल रही है ना हमको सेटलमेंट करना है, तो रजिस्टर्ड फॉर्म को सेटलमेंट का ऑप्शन मिलता है, थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फॉर्म को सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब पूरा का पूरा 2 लाख रुपया देना। सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया, 50,000 60,000 देकर के साइड हो जाओ, यही तो था सेटलमेंट का मतलब। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर पाएगा अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर पाएगा, थर्ड पार्टी केस कर देगा, थर्ड पार्टी के पास पूरा पावर है। थर्ड पार्टी नॉर्मली कौन है, कस्टमर है या क्रेडिटर है, तो उनके पास पावर है कि वो पार्टनर के ऊपर केस करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस करेंगे, बट पार्टनर एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर पाएंगे, ना कि पार्टनरशिप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर पाएगा। सिंपल से मतलब फॉर्म फॉर्म किसी के ऊपर केस नहीं कर पाएगी और पार्टनर ना तो किसी के ऊपर केस कर पाएंगे और ना एक दूसरे के लिए केस कर पाएंगे। मान लो 4 पार्टनर है तो 4 पार्टनर एक दूसरे पे केस नहीं कर पाएंगे, मतलब हाँ एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर पाएगा और एक पार्टनरशिप फॉर्म किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भी केस नहीं कर पाएगी, ये चीज होता है। समझ गया, एक बार पहले फटाफट देख लो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, पहला, ऐसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हो तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है। जैसे पहला प्रॉब्लम, फर्म कैन नॉट सू द थर्ड पार्टी, पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकता। नो राइट टू क्लेम सेट ऑफ, जब मामला कोर्ट में जाएगा तो आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, सेट ऑफ नॉर्मली अकाउंट्स तुमने पढ़ा होगा तो वो सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तीसरा क्या मतलब, पार्टनर कैन नॉट सू द को पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर पाएगा। थर्ड पार्टी कैन स्टिल सू द अनरजिस्टर्ड फर्म, जो थर्ड पार्टी है वो आराम से फर्म के ऊपर केस कर पाएगी, पर फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर पाएगा। एक्सेप्शन देख लो, कहां कहां एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब कहां कहां पे अनरजिस्टर्ड फर्म केस कर पाएगा। पहला जगह, बी शूड बाय द थर्ड पार्टी, बी शूड, हाँ वही बोला एक्सेप्शन मतलब रजिस्टर्ड फर्म कैन स्टिल बी शूड बाय द थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी आराम से किसके ऊपर केस कर पाएगा, अरे बोलो ना थर्ड पार्टी किसके ऊपर केस कर पाएगा, फॉर्म के ऊपर कर पाएगा। सू फॉर द डिजोल्यूशन, सू फॉर द डिजोल्यूशन मतलब एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म है, अगर वो फॉर्म को डिसॉल्व कर रही है, खत्म कर रही है, तो इस केस में वो केस कर सकती है। सू फॉर द डिसोल्यूशन, सेटलमेंट और रिकवरी ऑफ डिसॉल्व फॉर्म प्रॉपर्टी, मतलब वाइंडिंग अप, सुना वाइंडिंग अप, अरे फॉर्म जब फॉर्म है, फॉर्म को जब तुम बंद करोगे उसके लिए तुम कोर्ट में जाकर केस कर पाओगे, ठीक है। बी सूड बाय द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द इंसॉल्वेंसी, ठीक है, बी शूड बाय द ऑफिशियल रिसीवर फॉर द इंसॉल्वेंसी, इसका मतलब क्या बताओ तो, बी शूड बाय द ऑफिशियल रिसीवर फॉर द इंसॉल्वेंसी, इसका मतलब क्या होता, ऑफिशियल रिसीवर कौन होता पता है, ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है, मान लो एक पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में कोर्ट क्या करती है, इंसॉल्वेंट पार्टनर का प्रॉपर्टी बेचने के लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर करती है, उसी थर्ड पार्टी को अपने बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। समझ गए क्या बोल रहा है, बी सूड बाय द ऑफिशियल रिसीवर फॉर द इंसॉल्वेंसी, मतलब क्या है, ये एक पार्टनर था, ध्यान सुनना,
वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब इसकी प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार इसके पास तो है नहीं। तो कोर्ट मान लो इसको अपॉइंट किया कि तुम जाओ और इनकी प्रॉपर्टी को सेल करो, तो इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर। इसी को क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर। समझ गए मेरी बात? तो ऑफिशियल रिसीवर केस कर सकता कंपनी के ऊपर। जो ऑफिशियल रिसीवर है वो रजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस कर सकता है। सू और क्लेम सेट ऑफ इफ केस इज ₹100 और लेस। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी तो कर सकता ना, पढ़े ना ऊपर में। सूड बाय द लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर फॉर द फर्म अकाउंट प्रॉपर्टी। अगर कोई पार्टनर मर गया तो उसका बच्चा बच्चा भी फर्म के ऊपर केस कर सकता है। मतलब बोल रहा है ना कि कहां कहां पे रजिस्टर्ड फर्म को अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस हो सकता है। पहला, थर्ड पार्टी कर सकता है। अरे थर्ड पार्टी कर सकता है अगर फर्म फर्म खुद को डिसॉल्व कर रही है, फर्म चाह रही है कि अब हम बिजनेस नहीं करेंगे, खुद को डिसॉल्व कर रही है, तो वो जाकर के केस कर सकती है कोर्ट में कि भैया हमको डिसॉल्व कर दो। या ऑफिशियल जो रिसीवर है, मतलब जो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक थर्ड पार्टी आता है। वो कोर्ट डिसाइड करता है वो थर्ड पार्टी कौन होगा। उसी थर्ड पार्टी को अपने बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। तो ऑफिशियल रिसीवर अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस करके पैसा ले सकता है। मतलब मान लो पार्टनर था, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब उसके जगह पे एक बंदा जाएगा, बोलेगा पैसा निकालो। उससे पैसा निकालो, क्यों निकालो? क्योंकि पार्टनर तो इंसॉल्वेंट हो गया, पर उस पार्टनर का कैपिटल वगैरह तो होगा बिजनेस के अंदर। तो जो ऑफिशियल रिसीवर है वो गवर्नमेंट का आदमी है, वो पार्टनरशिप फॉर्म में जाएगा और प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करेगा। अब लेट से पार्टनरशिप में मना कर रहा है, मतलब जो पार्टनर है वो मना कर रहा है, नहीं नहीं हम नहीं बेचने देंगे, तब जाकर के ऑफिशियल रिसीवर कोर्ट में जाकर केस करेगा कि मुझे ये फर्म के पार्टनर उसकी प्रॉपर्टी बेचने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑफिशियल रिसीवर के पास पूरा का पूरा पावर है कि वो अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस कर सकता है। समझ गया ना? एग्जाम्पल देख लो, अब एग्जाम्पल करोगे तो और अच्छे से लो। ए एंड कंपनी, उसमें 3 पार्टनर थे, ABC, रजिस्टर्ड हुआ था 2017 में। ए डाई 18 इन 2019, बी एंड सी सू एक्स विदाउट द फ्रेश रजिस्ट्रेशन। हाँ कर सकते हैं, वैलिड केस है, बिकॉज ये कौन सी फॉर्म है? अरे बोलो ना, कौन सी फॉर्म है? रजिस्टर्ड फॉर्म है। तो रजिस्टर्ड फॉर्म के पास पूरी की पूरी पावर है, को आराम से किसी के ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, केस वैलिड है एज लॉन्ग द फॉर्म वर रजिस्टर्ड एंड द पर्सन सुइंग वाज सोन इन द रजिस्टर्ड। ऑब्वियसली केस वैलिड तभी माना जा रहा है क्योंकि फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड है, और जिसके ऊपर केस हो रहा है द पर्सन सुइंग वेयर सोन इन द रजिस्टर्ड। ऑब्वियसली जिसके ऊपर जो पर्सन, मतलब जो केस करने जा रहा है वो पार्टनर होना चाहिए। ये पर्सन सुइंग का मतलब पार्टनर का बात कर रहा है कि जो पार्टनर केस करने जा रहा है वो रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर का मतलब फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो उसके पार्टनर भी क्या है, रजिस्टर्ड है। ठीक है ना? ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आ जाओ। तो अगर मैं इसका इसका अगर मैं कंक्लूजन दूं, तुमको कंक्लूजन दूं, तो कंक्लूजन सुनो ध्यान से। अगर मैं इसका कंक्लूजन दूं तो एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है तो ना तो वो किसी थर्ड पार्टी केस कर पाएगा, ना एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस कर पाएंगे। तो पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा और ना पार्टनर कर पाएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी लोग बराबर केस करेगा। यही क्रक्स है इसका, और सेटअप भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम रजिस्टर्ड करवा लिए तब तो आरोप प्रत्यारोप सब लगेगा, केस पे तुम भी केस करोगे, हम भी केस करेंगे, मामला जाएगा कोर्ट में। लेकिन अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो सामने वाला तो केस कर देगा पर तुम उसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर क्या है, फॉर्म को रजिस्टर्ड करवा लो। फॉर्म को रजिस्टर क्या कर लो, करवा लो, क्योंकि नहीं करवाओगे तो पर मामला बोले ना, रजिस्ट्रेशन में सबसे बेनिफिट पता क्या है, मामला कोर्ट का। मामला अगर कोर्ट में गए, तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि तुमको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। देखो था ना, कोर्ट बेनिफिट देने की कोशिश भी करेगा तो नहीं दे पाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी लोग को बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज तुमने गलत किया तो तुम्हारे ऊपर केस होगा, तुम उनके ऊपर केस नहीं कर पाओ। अब मान लो हम लोग की फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, मान लो हम ये 4 मिल करके एक फॉर्म खोलें, देव बदमाशी कर रहा है,
हम लोग चाहते हैं देव के ऊपर केस करें, लेकिन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड है ही नहीं। लेकिन अगर वही रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर बदमाशी करें तो फिर देख लेंगे इसको कोर्ट में। समझा? आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है डिजुलेशन ऑफ फॉर्म, सेक्शन 39 टू 47। ना कुछ नहीं, सेक्शन थोड़ी याद करना था। डिजुलेशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है? सारे के सारे पार्टनर मिल करके फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, फॉर्म को बंद कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिजुलेशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, डिजुलेशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होगा? बिजनेस एंड हो रहा है। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? मान लो तीन पार्टनर थे, पार्टनर ए बी सी। ए मर गया, बी और सी मिल करके पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब एक होता है डिजुलेशन ऑफ फॉर्म और एक होता है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। ए मर गया तो बी और सी पता क्या बोलते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बी और सी बोलता है पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसी ए मर गया ना, क्योंकि पहले तीन पार्टनर थे, हेलो, पहले कितने पार्टनर थे? तीन पार्टनर। अब ए मर गया तो बचे कितने? दो। तो ए के मरते ही तीनों के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई। अब बी और सी मिल करके पार्टनर हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एक पार्टनर छोड़ करके चला गया, या तो मर गया या छोड़ करके चला गया। मतलब तीन पार्टनर थे, तीन में से एक पार्टनर या तो मर गया या पागल हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया या खुद से छोड़ करके चला गया। तो तीन में से कितने बचे? दो बचे। इसी को अपने बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि पता है वर्ड क्यों आया? क्योंकि जब तीन पार्टनर थे तो रेशियो तीन का रेशियो था। मान लो 1:1:1, 1:1:1। अब एक जन चला गया तो रेशियो चेंज होगा, कैपिटल चेंज होगा। तो जब एक पार्टनर चला जाता है किसी भी कारणवश, जब एक पार्टनर चला जाता है तो कैपिटल चेंज हो जाता है और रेशियो चेंज हो जाता है। जब भी कैपिटल और रेशियो चेंज होगा इसी को अपने क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जब बिजनेस बंद हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व हो रही है ना तो बाकी पार्टनर मिल करके बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो बिजनेस क्या हो गया? खत्म हो गया, एंड हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो बिजनेस, मोहित नहीं है, मोहित बाहर गया है क्या? आया नहीं? बात नहीं हुआ क्या? प्रीति? एक होता है बिजनेस, जब बिजनेस एंड होता है उसको बोलते हैं पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है और एक पार्टनर छोड़कर चला गया इसको अपने क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, जब बिजनेस बंद हो जाता है ना, जब बिजनेस बंद हो जाता है तो एसेट और लायबिलिटी को बेचा जाता है। एसेट को बेचा जाता है और लायबिलिटी को सेटल किया जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? ओनली एसेट का रीवैल्यूएशन होता है। मतलब पहले तीन पार्टनर थे तो तीन एसेट तीनों पार्टनर से बिलोंग करता था। अब एक पार्टनर चला गया तो अपने हिस्से का एसेट लेके भी तो जाएगा। याद करो, अगर तुम पार्टनर को पूरा का पूरा फुल सेटलमेंट नहीं करोगे, अगर एक पार्टनर गया और उसके हिस्से का कैपिटल अगर उसको नहीं मिला, उसके हिस्से का अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिला, या उसके हिस्से का जो एसेट था उसको नहीं मिला, तो फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाएगी सब में उसका हिस्सा लगेगा। तो तीन पार्टनर थे, तीन में से एसेट तीनों में डिवाइड था। अब एक पार्टनर चला गया तो अपना एसेट लेके जाएगा। तो जब अपना एसेट लेके जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर है, अब रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे? एसेट को रीवैल्यूड करेंगे। रीवैल्यू का मतलब क्या है? अब उसकी करंट वैल्यूएशन निकाली जाएगी और करंट वैल्यूएशन में देखा जाएगा पार्टनर ए का कितना हिस्सा है, बी का कितना था और सी का कितना था। लेट से ए जा रहा है तो जो ए का हिस्सा आया वो लेके चला जाएगा। मतलब जब ए जा रहा था ना, जब ए जा रहा था तो जितने भी एसेट थे इनका मार्केट प्राइस निकाला जाएगा कि मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है। तो अब बी और सी, मान लो ए का हिस्सा आया 10 लाख रुपया, तो बी और सी मिल करके 10 लाख रुपया किसको दे देंगे? ए को दे देंगे। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अरे भाई, जब आए थे तो 5 साल पहले आए थे, मतलब तीनों पार्टनर ए बी सी 2017 में चालू किए थे। आज चलो 2025 है, तो भैया उस दिन एसेट का वैल्यू अलग था और आज के दिन एसेट का वैल्यू क्या है? अलग है। तो जब ए जाएगा
तो वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब, जो करंट मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग एसेट को लेके जाएगा। क्योंकि आज बताओ, आज जो चीज 2025 में है और जो चीज 2017 में है, क्या दोनों का प्राइस सेम था? नहीं। तो जब भी एक पार्टनर जाएगा उस वक्त एसेट का रीवैल्यूएशन किया जाता है, और जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से का जो भी एसेट आएगा उसको दे करके उसको निकाल दिया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में कोर्ट ऑर्डर पॉसिबल है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। स्कोप क्या है? पार्टनरशिप ऑल्सो एंड, अगर फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, अगर फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनरशिप भी एंड हो जा रहा है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो फॉर्म कंटिन्यू कर सकती है। और क्लोजर ऑफ बुक्स, अगर फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा? बंद हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट बंद नहीं। तो एक चीज देख लो ना, अगर फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है तो परमानेंट हो रहा है। फॉर्म डिसॉल्व का मतलब परमानेंट बुक्स बंद हो गया, परमानेंट पार्टनरशिप बंद हो गया, सारे एसेट को बेचा जाएगा, लायबिलिटी को खत्म किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप इंड हो रही है तो इस केस में बुक्स कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। जो पार्टनर जा रहा है सारे के सारे एसेट का रीवैल्यूएशन होगा और पार्टनर का जो हिस्सा रहेगा उसको दे दिया जाएगा, भैया जाओ। इस केस में होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है। समझ गए? कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है पर पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं कर सकता। कोर्ट के पास पावर है, किसी भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर पाती है। आगे क्वेश्चन आएगा किस केस में कोर्ट खुद से डिसॉल्व करती है। मतलब 6 केस है, 6 केस में कोर्ट खुद से पार्टनरशिप को डिसॉल्व करता है। और कुछ केस ऐसे हैं जहां पे एक पार्टनर जाएगा कोर्ट में और रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी बिजनेस को बंद कर दो। आगे चल के भी, ठीक है। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, देखो वही सेम चीज है। डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट, बिना कोर्ट का डिसोल्यूशन हो रहा है। हाँ, क्लोजर ऑफ बुक, यहाँ पे यस होता है, यहाँ पे नो, नो फाइनल। तो डिफरेंस है ना ये। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब बिजनेस को आप बंद कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, विदाउट द हेल्प ऑफ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वॉलेंट्री, मतलब सारे पार्टनर की इच्छा। मान लो 3 पार्टनर थे, ए बी सी, तीनों का एक ही मन है, भैया बहुत हो गया बिजनेस, बंद करो, अब बिजनेस नहीं करेंगे, बहुत माता माता पच्ची है, अब बिजनेस नहीं करेंगे। तो जब सारे पार्टनर वॉलेंटरली मिल करके डिसाइड करते हैं कि भैया बिजनेस को बंद कर दिया जाए, इसी को बोलते हैं मोड ऑफ, इसी क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विदाउट द कोर्ट। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विदाउट द कोर्ट। अब इसे क्या, बाय अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या है? इन्होंने सारे पार्टनर मिल करके म्यूचुअली कंसेंट कर लिए, सारे पार्टनर मिल करके एक अग्रीमेंट कर लिए कि भैया पार्टनरशिप को बंद किया जाए, बहुत हो गया बिजनेस, अब हम नहीं करेंगे। 4 पार्टनर थे, चारों ने मिलकर के अग्रीमेंट कर लिया कि अब हम लोग बिजनेस क्या करेंगे, बंद करेंगे। इसको बोलते हैं बाय अग्रीमेंट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अगर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तब तो कंपल्सरी है, या सारे के सारे पार्टनर पगला हो गए, मर गए, पागल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, इसको बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अच्छा, 3 पार्टनर थे, 3 में से 2 तो पगला बाबा हो गया, बचा कितना? 1, तो पार्टनरशिप होगा नहीं, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन। 3 पार्टनर थे, तीनों एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे, 2 बेचारा गिर के मर गया, बचा कितना? 1, पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्योंकि अकेला बंदा कभी भी पार्टनर नहीं बनेगा, एक बंदा कभी भी पार्टनरशिप में नहीं आएगा। पार्टनरशिप में आने के लिए कम से कम मिनिमम 2 बंदे होना। ये था कंपल्सरी डिसोल्यूशन। 50 ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी, ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी, जैसे जैसे 3 पार्टनर थे, तीनों ने पता क्या बोला था, तीनों मिलकर के बिल्डिंग बनाएंगे। जिस दिन बिल्डिंग बना करके बेच दिया उस दिन पार्टनरशिप एंड। तो कंडीशन था ना, कंडीशन था कि जिस दिन बिल्डिंग बनेगा और बन करके बेच दिया, बेच करके पैसा आ गया, जिस दिन पैसा आ गया अपने पार्टनरशिप क्या करेंगे, एंड कर देंगे। इसी को बोलते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। ठीक है। या 3 पार्टनर थे, तीनों मिल करके 2 साल का अग्रीमेंट किया था कि 2 साल तक पार्टनरशिप करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। बाय नोटिस, याद करो, इन पार्टनरशिप एट अ विल,
पार्टनरशिप एट अ विल, एक पार्टनर अगर नोटिस दे दिया बाकी पार्टनर को कि भैया अब हम बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इन ए पार्टनरशिप एट अ विल एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग द रिटन नोटिस। वो जर्नल में कर सकता है, हाँ जर्नल पार्टनरशिप में कर सकता है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब जब तक सारे पार्टनर की इच्छा है तब तक पार्टनरशिप है, एक पार्टनर की इच्छा खत्म, पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म खत्म, मतलब पूरी पूरी फॉर्म खत्म हो जाएगी। अच्छा, डिसॉल्व बाय द कोर्ट, सेक्शन 44, ये सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब कोर्ट का ऑर्डर पास होता है कब नहीं पास होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसॉल्व बाय द कोर्ट, पहला कोर्ट में डिसॉल्व इफ, कोर्ट में डिसॉल्व इफ अगर सारे के सारे पार्टनर पागल हो गए, अनसाउंड हो गए, या सारे के सारे पार्टनर सीरियस डिसेबिलिटी, हैंडीकैप वगैरह हो गए, काम करने के लिए यूज नहीं है, इस केस में कोर्ट क्या दे देगा। अच्छा, कोर्ट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का मतलब पता क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है बाई सुओ मोटो, सुओ मोटो कोर्ट ने खुद ही डिसाइड किया बंद करो इसको, सुओ मोटो, एस यू सुओ मोटो बोलते इसको, मतलब स्वयं, हाँ स्वयं की इच्छा, मतलब कोर्ट ने खुद ही सुओ मोटो बंद कर दिया। एक हो गया कि मान लो 3 पार्टनर थे, ध्यान सुनना, 3 में से 2 डिसेबल हो गए, अब डिसेबल समझ रहे हो, हैंडीकैप हो गए, तो बचा कौन, एक। अब ये बंदा कोर्ट के पास जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी पार्टनरशिप को बंद कर दी। तो जब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है तो उसमें दो ऑप्शन होता है कि पार्टनर कोर्ट में जाकर के रिक्वेस्ट करेगा कि सर मेरी पार्टनरशिप को बंद किया जाए बिकॉज रिमेनिंग पार्टनर मर गए, पगला हो गए, या हैंडीकैप हो गए, या लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब पार्टनर के रिक्वेस्ट पर, याद रखना पार्टनर के रिक्वेस्ट पर कोर्ट जाकर के ऑर्डर देगा कि भैया इसको बंद करो। लेकिन एक होता सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब कभी कभी ना कोर्ट खुद से ही ऑर्डर पास कर देती है, बंद करो तुम लोग नौटंकी कर रहे हैं। अब कैसे होता बता रहा हूँ, मान लो मैं जज हूँ, मैं जज हूँ, ऑब्वियसली जज कौन बनता है, जो यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर, मतलब जो जैसे हम लोग आईएएस बनते हैं ना, तो आईएएस के लिए यूपीएससी की तैयारी करना पड़ता है। ऐसे जब जज की पढ़ाई करोगे ना तो एलएलबी एलएलएम के साथ साथ फिर तुमको ना यूपीएससी की तरह जज की पढ़ाई होती है, तो उसमें हाँ जुडिशरी, उसमें भी ना करंट अफेयर बहुत मैटर होता है। तो बचपन से ही ना जब तुम लोग जुडिशरी का पढ़ाई करेगा तो उस वक्त ना तुमको वो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो जाएगी, तो हाँ आदत ही हो जाएगी तुमको न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो क्योंकि वो जब तक तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा तुम वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं जज हूँ, अब मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे को सुबह सुबह तो पढ़ने का तो आदत था, अब अभी भी हैबिट में है, और वैसे भी एक जज को हमेशा करंट अफेयर चाहिए, अरे केस वगैरह के लिए भी चाहिए उन लोग को। तो मान लो मैं चाय पी रहा हूँ, कोर्ट पढ़ रहा, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर पता डेली मेरे को पता चल रहा है कि ये एक ठो फॉर्म है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये इनके ऊपर केस कर रहा है, वो उनके ऊपर केस कर रहे हैं। बाद में मैंने क्या किया, जाकर के खुद ही एक नोटिस डाल दिया, ये फॉर्म को बंद कर देना चाहिए। अरे मेरे कोर्ट में बार बार, मान लो मैं जज हूँ, मेरे कोर्ट में बार बार केस आ रहा है, हर एक पार्टनर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अरे होता ना एलिगेशन लगाना, पार्टनर ए ने एलिगेशन लगाया बी में, बी ने ए के ऊपर लगाया, फिर ए बी मिलकर के सी पे लगा रहे हैं, सी मिलकर ए बी पे लगा रहा है, कोर्ट बोल रहा है तुम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, झगड़ा कर रहा है, बंद कर भाई। इसको बोलते हैं सुओ मोटो, क्या बोलते हैं, तो कि जब खुद से कोर्ट को लग रहा है कि भैया बंद कर दो, इसी को बोलते हैं ना जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जहां पे कोर्ट को खुद लग रहा है कि भैया इसको बंद करो। अब दो ऑप्शन होता है, डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब क्या हो गया, 4 पार्टनर थे तो 2 पार्टनर बोल रहे हैं नया ब्रांच खुलना चाहिए, रिमेनिंग 2 पार्टनर बोलते हैं नहीं खुलना चाहिए। सुन रहे हो, 4 पार्टनर थे, 4 में से 2 क्या बोल रहे हैं, ब्रांच खुलना चाहिए, रिमेनिंग 2 बोल रहे हैं ब्रांच नहीं खुलना चाहिए, इसको हो गया डेडलॉक। 2 एग्री हैं और 2 नहीं एग्री हैं, मामला कहाँ जाएगा, कोर्ट में। कोर्ट बोलता बंद कर पार्टनरशिप, आड़ में गया तुम लोग। अगर 2 एग्री हैं और 2 नहीं एग्री हैं, कोर्ट तो यही पास फैसला करेगा कि भैया तुम लोग म्यूचुअली एग्री कर लो, तो 2 बोल रहे नहीं होना चाहिए और रिमेनिंग 2 बोल रहे नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट बोल रहा अच्छा
दो बोल रहे होना चाहिए और दो बोल रहे नहीं होना चाहिए, ये बंद कर तुम लोग पार्टनरशिप। जाकर जब जब तुम लोग में बन ही नहीं रहा है, जब तुम लोग में होता है ना म्यूचुअल अग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा है, तो तुम लोग बिजनेस कैसे करेगा। इसको बोलते हैं जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड सुओ मोटो। कि कोर्ट को अगर खुद लग रहा है कि ऐसी पार्टनरशिप को बंद कर देना चाहिए तो कर देगा उसको। मिसकंडक्ट का मतलब क्या है, अगर कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी, अगर आपकी फर्म ने कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी की है, कोई भी ऐसा काम जहां पर सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तो एक पार्टनर कोर्ट में जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे रिमेनिंग पार्टनर गलत काम कर रहे हैं, कृपया इसको बंद कर दिया जाए। या कोर्ट खुद ही देख रहा है कि ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं, तो इस केस में ऑर्डर देगा भैया तुम लोग बंद। जैसे मान लो 4 पार्टनर थे, 4 में से 3 पार्टनर पता क्या कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप में इलीगल काम कर रहे हैं। अब वो 3 को तो भाई डर नहीं है, पर एक एक मैं मान लो मैं था, मेरे को तो डर, भाई मेरी फैमिली है। और नॉर्मली पार्टनरशिप में बोला गया है एक पार्टनर जो भी कुछ करेगा जिम्मेदारी सबकी आएगी। तो तीन तीन पता क्या, 3 क्या कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। अगर 3 इलीगल काम कर रहे हैं तो कल को अगर फंसेंगे, सिर्फ वही नहीं फंसेंगे, हम भी तो फंस जाएंगे। तो हम जाकर कोर्ट में बोल दिए कि सर मेरे मेरे जो पार्टनर है वो इलीगल काम कर रहे हैं, प्लीज़ ये पार्टनरशिप को बंद करिए, क्योंकि कल को केस होगा तो हम भी फंस जाएंगे। कोर्ट बंद कर देगा। इसी को बोलते हैं मिसकंडक्ट, मतलब कोई हार्मफुल बिहेवियर अफेक्टिंग द बिजनेस। नॉट टॉकिंग, गैम्बलिंग, वही तो सब हो गया, यही सब हो गया ना। यहाँ पे कोर्ट को खुद लग रहा है कि गैम्बलिंग हो रहा है, गलत हो रहा है, यहाँ पे मतलब वन ऑफ द पार्टनर जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड में ना कोर्ट को खुद लगना चाहिए। और इसके ऊपर में क्या हो रहा है कि पार्टनर जाकर के क्या कर रहा है, कोर्ट में बोल रहा है कि भैया मेरा बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। समझ गए ना। ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप डीड थी, सुनो ना, जो पार्टनरशिप डीड थी वो फॉलो नहीं हो रहा है। पार्टनरशिप डीड में लिखा गया था कि प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा, लेकिन कुछ पार्टनर बोल रहे नहीं मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, हम ज़्यादा काम करते हैं। कुछ पार्टनर बोल रहे हैं नहीं ज़्यादा क्यों मिलेगा भाई, बराबर बराबर का अग्रीमेंट हुआ था। तो अगर सब में प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर आप ब्रीच ऑफ द अग्रीमेंट कर रहे हो, आप पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इस केस में बंद कर दिया। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, पार्टनर अगर अपना प्रॉफिट किसी आउटसाइडर को देने लगा तो इसमें बाकी पार्टनर को तकलीफ होगा। रीजन बताऊं, जैसे एग्जांपल मान लो मैं जो भी प्रॉफिट कमा रहा हूं ना किसी थर्ड पार्टी को दे रहा हूं, तो रिमेनिंग पार्टनर को पता क्या लग रहा है कि भाई इसको तो पैसे से मुंह माया तो है ही नहीं, ये जो भी कमा रहा है किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है। एक काम करते ही पार्टनरशिप को क्या करते, एंड करते। क्योंकि देखो मनी इज अ मोटिवेशन। अगर तुम पैसा कमा करके अपने घर में लेके नहीं जा रहे हो और तुम किसी दूसरे पार्टी को दिए जा रहे हो, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे सर ये पार्टनरशिप खत्म करिए, ये पार्टनरशिप खत्म करिए, बिकॉज ये जो बंदा है अब ये मोह माया से ऊपर जा चुका है, अब इसको पैसे से मतलब ही नहीं है, और जिसको पैसे से मतलब नहीं है वो काम भी नहीं करेगा। ये फैक्ट वाला बात है। यही बोल रहा है कि अगर कोई अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है किसी आउटसाइडर को, कि अब एक पार्टनर है, मान लो पार्टनर डी, डी पता क्या बोल दिया एबीसी को, सुनो ना मेरा जितना भी हिस्सा रहेगा ना मिस्टर ई को दे देना। तो एबीसी बोल रहा है भाई तुम्हारा सारा हिस्सा अगर हम ई को दे देंगे तो तुमको क्या मिलेगा, बोला हमको नहीं कुछ चाहिए, बहुत हो गया, अब पैसा सब मोह माया है। अब बैठ कर ना समाधि ले रहा है, गले बैठ करके आंख बंद कर समाधि ले रहा है, तो बाकी पार्टनर लोग क्या बोलेगा, भाई बंद कर बिजनेस, ये आदमी खुद पागल है दूसरों को भी पागल कर देगा। हाँ तो लॉस भी हो सकता है। इसीलिए जब एक पार्टनर अपना खुद का इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर कोर्ट में जाकर के अपील करेंगे कि सर ये पार्टनरशिप को बंद कर। नहीं सुना तो, ये तो रिसेंटली हुआ ना, साल भर पहले ही, रिलायंस कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था वो संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया, पूरा संन्यास, समझ रहे हो, मोह माया छोड़ छाड़ के बस। अभी तो हुआ ना, रिसेंटली शायद हुआ है, रिसेंटली हुआ, रिलायंस कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संन्यास ले लिया। उसकी सैलरी पति कितनी थी, साल का 200 करोड़,
साल का उसका सैलरी था 200 करोड़, 200 करोड़ का सैलरी था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था रिलायंस का। संन्यास ले लिया, बाल वाल सब मुड़वा लिया, धोती पहन लिया, डंडा ले लिया, चश्मा पहन लिया, हर हर महादेव। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हो गया? बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, मान लो एक बिजनेस है, अगर एक बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, पार्टनरशिप क्या करेंगे? खत्म। अरे भाई बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए और प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, तो बिजनेस क्या हो जाना चाहिए? बंद। इसी को बोलते हैं। हाँ, अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन, ये सुन लो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन मतलब क्या? अगर फॉर्म डिसॉल्व हो गई उसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहला, लायबिलिटी ऑफ द डिसोल्यूशन, नंबर वन, इफ नो पब्लिक नोटिस गिवन ऑल द पार्टनर रिमेन लाइबल। अगर आपका पार्टनरशिप बंद हो गया, अगर आपका पार्टनरशिप बंद हो गया तो पब्लिक को बताओ। अरे बोलो ना, अगर आपका पार्टनरशिप बंद हो गया तो पब्लिक को ढिंडोरा पीटना पड़ेगा। आपने ढिंडोरा नहीं पीटा, आपने नहीं बताया, इसका मतलब, इसका मतलब पार्टनर की जिम्मेदारी अभी तक खत्म नहीं हुई। देखो ना, एक्स वाई डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 दिसंबर बट गिव नो पब्लिक नोटिस। एक्स वाई ने फर्म को डिसॉल्व किया 1 दिसंबर को, लेकिन पब्लिक को नहीं बताया। तो ऑन December 20 एक्स बोरो मनी फ्रॉम आर। 20 दिसंबर को एक्स ने उधारी लिया, किससे? आर से लिया। Who does not know about the dissolution? आर को डिसोल्यूशन बारे में पता नहीं था, तो वाई भी लाइबल हो जाएगा। समझ गए? एक्स वाई फर्म को डिसॉल्व किए 1 तारीख को और पब्लिक को नहीं बताए। ये जो एक्स था ना, ये क्या किया? आर से पैसा उधारी पे लिया और आर को नहीं पता था कि डिसोल्यूशन हुआ है। आर को ये बात नहीं पता था कि फॉर्म डिसॉल्व हो गई है। तो आर के निगाह में, आर के आंखों में एक्स भी पार्टनर है और वाई भी पार्टनर है। वही बोल रहा, वाई भी लाइबल बिकॉज नो नोटिस वाज गिवन। समझ रहे मेरी बात? कि अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो आप पब्लिकली बता दो, और पब्लिकली नहीं बताओगे तो कोई भी पार्टनर अगर लोन लेगा तो रिमेनिंग पार्टनर भी जिम्मेदार हो जाएंगे। हाँ, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कहां पर पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है। पहला, जो जो पार्टनर मर गया वो भूत बनकर थोड़ी नोटिस देगा। भूत बनकर नोटिस देगा? बोलो नहीं है। इंसॉल्वेंट, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट ने खुद ही उसको इंसॉल्वेंट दे दिया, उसको पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं है। डोरमेंट पार्टनर मतलब क्या होता है? जो स्लीपिंग पार्टनर है उनको पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज उनको कोई जानता ही नहीं। सेक्शन 46, राइट टू हैव बिजनेस उंड अप। ऑल द पार्टनर हैव राइट टू गेट एसेट यूज टू पे डेट। हर एक पार्टनर क्या करेगा? सुनो, उंड अप समझ रहे हो? उंड अप मतलब वाइंडिंग अप होता है। तो हाँ, जब पार्टनरशिप खत्म हो गया तो ऑल पार्टनर हैव ए राइट, सारे पार्टनर के पास राइट है कि एसेट को बेचा जाए और उधारी को चुकाया जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट, हाँ रिमाइन, एक्चुअली उसको शॉर्ट एक ही साथ बोला जाता है, वाइंडिंग अप होता है ना, इससे उंडप बोला जाता है उसको साथ में एक ही साथ। बस उसको ऑनडप बोलते हैं, बहुत गलत होता है, उंडप होता है। हाँ, रिमेनिंग अमाउंट इज शेयरिंग अमंग द पार्टनर। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब क्या है? अरे रिमेनिंग अमाउंट का मतलब क्या होगा दोनों? मान लो एसेट था 50 लाख का और लायबिलिटी था 40 लाख का, तो एसेट बिका, लायबिलिटी चुका दिया गया, बचा कितना? 10 लाख। अब 10 लाख रिमेनिंग पार्टनर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो रिमेनिंग अमाउंट शेयर्ड अमंग द पार्टनर। ठीक है। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ वाइंडिंग अप, इसका मतलब क्या होगा? पार्टनर स्टिल हैव अथॉरिटी टू कंप्लीट द पेंडिंग टास्क। मान लो वाइंडिंग अप हुआ 1 दिसंबर को, लेकिन आपने 10 नवंबर को वादा किया था कि हम 15 दिसंबर को डिलीवरी करवाएंगे गुड्स का। अब आपको, आपका 1 तारीख को बिजनेस खत्म हो गया, बट 15 तारीख को आपने वादा किया था, 15 दिसंबर को आपने वादा किया था कि माल भिजवाओगे, तो वो काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पार्टनर स्टिल हैव अथॉरिटी टू कंप्लीट द पेंडिंग टास्क। आपका 1 दिसंबर को वाइंडिंग अप हो गया, लेकिन आपने 15 दिसंबर को वादा किया था सामान भिजवाने का, तो वो काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। दिस डज नॉट अप्लाई टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर में
इनकम्प्लीट टास्क को कंप्लीट करने का जिम्मेदारी नहीं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 पहला, लॉसेस पेड। पहले आप लॉस कहाँ से पेड करोगे? पहले प्रॉफिट से लॉस पेड करोगे। अरे भाई लॉस लॉस है ना, लॉस कैसे खत्म करोगे? पहले प्रॉफिट से लॉस खत्म करोगे। मान लो प्रॉफिट खत्म हो गया पर लॉस अभी भी पड़ा हुआ है, तो कैपिटल बेचो, मतलब एसेट बेचो, एसेट बेच करके जो पैसा आएगा उससे लॉस को खत्म करो। तो प्रॉफिट भी यूज कर लिए, कैपिटल भी यूज कर लिए, अभी भी लॉस पड़ा हुआ है, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल हो जाएगी। अब पार्टनर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचेंगे, पैसा लेकर आएंगे, मतलब पार्टनर अब पर्सनली मतलब घर से पैसा लाएगा और लॉस को खत्म करेगा। लॉस कैसे खत्म होगा? पहले प्रॉफिट। अरे बोलो लॉस कैसे खत्म होगा? पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट खत्म, लेकिन अभी लॉस पड़ा हुआ है। फिर कैपिटल, कैपिटल भी यूज कर लिए, स्टिल लॉस पड़ा हुआ है, तो अब ये लॉस कैसे खत्म होगा? पार्टनर अपने घर से पैसा लाएगा और लॉस को खत्म। नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं। हाँ, उस अपना कैपिटल शेयर करेगा पार्टनर, तो हाँ पार्टनर तो नॉर्मली कैपिटल लेके भी तो नहीं आता। हाँ, उसके हिस्से का जो प्रॉफिट था वो चला जाएगा, क्योंकि माइनर को नॉर्मली किससे मतलब है? प्रॉफिट। तो हम पूरा का पूरा प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, तो मान लिया जाएगा माइनर का भी तो यूज कर रहे हैं। हाँ, तो उसके इसमें यूज हो जाएगा उसका, मतलब माइनर के हिस्से का जो भी प्रॉफिट है, जो भी कैपिटल है, वो यूज करेंगे लॉस के लिए। हाँ, लेकिन अब माइनर को तुम ये नहीं बोलोगे जाओ तुम घर से पैसा लाओ, नहीं नहीं बोलोगे। एसेट यूज टू पे डेट इन ऑर्डर। एसेट, सुनो सुनो, एसेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट यूज टू पे इन दिस ऑर्डर। कैसे आप एसेट को यूज करोगे? पहला, बिजनेस का एसेट यूज होगा बिजनेस लोन के लिए, पर्सनल एसेट यूज होगा पर्सनल लोन के लिए। सुनो सुनो, मैंने क्या बोला? जो एसेट यूज टू पे डेट है, तो पहले क्या? डेट टू आउटसाइडर, रिटर्न कैपिटल टू पार्टनर, डिवाइड प्रॉफिट बैलेंस। मतलब क्या है? यहां इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल मैं दिया हूं पहले। एक्स एंड वाई पार्टनर थे। एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया था? 6,60,000। वाई ने कितना इन्वेस्ट किया था? 40,000। ठीक है, एसेट कितने थे? 2 लाख। लॉस कितना है? 5 लाख। अब लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली एक्स स्टेट ओनली एंड वाई, सॉरी, एक्स स्टेट एंड वाई। लॉस शेयर्ड इक्वली बाय द एक्स स्टेट। एक्स का स्टेट कितना है? अरे इन्वेस्टमेंट कितना था? 6,60,000। और वाई का कितना था? 40,000। ठीक है, अब ये वाला पार्टनरशिप मैं तुमको दोबारा समझा रहा हूँ, ये वाला दोबारा समझ, सुनो। एसेट यूज टू पे इन दिस ऑर्डर। पहला, डेट टू आउटसाइडर। डेट टू आउटसाइडर मतलब हो गया, ये बिजनेस का एसेट है ना, तो सबसे पहले यूज करेंगे क्रेडिटर को पेमेंट के लिए। किसको? क्रेडिटर को, बैंक को, डिबेंचर होल्डर को, ये सब क्या है? आउटसाइडर है ना, पहले आप उनको पे करोगे। फिर रिटर्न कैपिटल टू द पार्टनर। एसेट बेच करके, मान लो एसेट बेच करके आया 10 लाख रुपया, और बैंक लोन था मान लो 6 लाख रुपया। ये 10 लाख यूज हो जाएगा 6 लाख के लिए, बचेगा कितना? 4 लाख। अब ये 4 लाख किसको मिल जाएगा? पार्टनर को मिल जाएगा। रिटर्न कैपिटल द पार्टनर, और जो भी रिटर्न आएगा डिवाइड द प्रॉफिट बैलेंस। बस सिंपल समझो ना, इतना इतना दिमाग मत लगाओगे। बिजनेस का एसेट बेच करके बिजनेस के लॉस को खत्म करेंगे। सर कौन सा? पहले जितने भी आउटसाइडर, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, पहले उसको खत्म करेंगे। ठीक है, जो बच जाएगा रिमेनिंग पार्टनर आपस में बांट लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सुनना है। 10 लाख रुपया आया बेच करके, एसेट बेच कर कितना आया? 10 लाख। बैंक लोन था 4 लाख, क्रेडिटर था 2 लाख, 10 लाख में से 6 लाख यूज हो गया, बचा कितना? 4 लाख। अब ये 4 लाख सारे के सारे पार्टनर आपस में डिवाइड कर लेंगे। फॉर्म, हाँ ये देखो ना, फॉर्म एंड सेपरेट डेट। इसका सिंपल सी बात है, सुनो 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 सुनो, इसका सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। बिजनेस का एसेट सबसे पहले किसके लिए यूज करोगे? बिजनेस डेट के लिए। पर्सनल एसेट सबसे पहले यूज करोगे पर्सनल डेट के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल सुनो ध्यान से। फर्म्स प्रॉपर्टी यूज टू पे फर्म डेट फर्स्ट। फर्म की प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज किया जाएगा फर्म का लोन खत्म करने के। पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी यूज टू पे द पर्सनल डेट।
पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है सबसे पहले यूज किया जाएगा पर्सनल डेट के लिए, देन वो यूज किया जाएगा फर्म के लिए, देन फर्म डेट इज अमाउंट एनी रिटर्न। मतलब सिंपल सब सुनो ना, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, दोनों ध्यान से। ये बंदा है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, तो इसकी दो प्रॉपर्टी है, एक बिजनेस वाली प्रॉपर्टी है और एक इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा और बिजनेस के लॉस को खत्म किया जाएगा। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज करेंगे बिजनेस लॉस खत्म करने के लिए। सर बिजनेस की प्रॉपर्टी आया 10 लाख रुपया, लॉस था 7 लाख रुपया, तो बचा कितना? अगर 7 लाख रुपया का लॉस था तो बचा कितना? 3 लाख बचा। अब ये 3 लाख पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज करेंगे बिजनेस के लोन के लिए। अगर लोन का अमाउंट कम है और एसेट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो लोन खत्म हो गया, एसेट बच गया, अब वो एसेट बाकी पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। अब सेकंड केस हो रहा है, सेकंड केस हो रहा है, मान लो, ध्यान सुनो, अब ये सेकंड केस में ही कॉन्सेप्ट है। ये पार्टनर है, इनका दो प्रॉपर्टी, पहला ये पार्टनर है, ठीक है, इनकी है पर्सनल प्रॉपर्टी, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है 12 लाख की, और बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो मान लो है 6 लाख रुपए की, और बिजनेस का जो लोन है वो मान लो 8 लाख रुपए का है। तो सबसे पहले बिजनेस की प्रॉपर्टी बेचा जाएगा, तो मिलेगा कितना? 6 लाख। तो 6 लाख यहाँ पे सेटल हो गया, अरे 8 लाख में से 6 लाख तो चला गया, स्टिल बिजनेस लोन कितना बाकी है? 2 लाख। तो अब आप डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे कि पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचो, नहीं, हो सकता है ये भाई साहब कुछ पर्सनल लोन लिए थे, मान लेते इनका कुछ पर्सनल लोन चल रहा था, अरे पर्सनल लोन समझता है ना, इनका कुछ होम लोन या पर्सनल लोन चल रहा था, मान लो होम लोन चल रहा था, इनका कुछ होम लोन या पर्सनल लोन चल रहा था, तो होम लोन मान लेते हैं 9 लाख रुपए का था। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के कितना आएगा? 12 लाख। उसमें से पहले होम लोन माइनस करो 9 लाख, बचा कितना? 3 लाख। अब बिजनेस का डेट कितना बाकी है? 2 लाख। अब इस 3 लाख को यूज करेंगे 2 लाख को खत्म करने के लिए। तो इस 3 में से 2 लाख निकल गया बिजनेस के लिए, स्टिल कितना बचेगा? 1 लाख रुपए। अब पार्टनर के पास 1 लाख ही रहेगा। फिर समझा दे, फिर समझा दे, देखो ध्यान से, ये पार्टनर है, इनकी जो बिजनेस में प्रॉपर्टी थी 6 लाख रुपए का, ध्यान सुनना, बिजनेस प्रॉपर्टी कितनी थी? 6 लाख रुपए, और इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी कितनी थी? 12 लाख का, ठीक है। बिजनेस का लोन था 8, अब पर्सनल लोन था 9। होम लोन होता है ना, अरे पार्टनर लोग होम लोन तो लेता है, इसने होम लोन लिया था 9 लाख का। अब सुनो, अब मान लो फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व। जब फर्म डिसॉल्व होगी तो बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के कितना आया? 6 लाख रुपए। लेकिन लोन कितना था? 8 लाख। 8 लाख में से पहले 6 लाख यूज करेंगे, स्टिल लोन कितना बचेगा? अब डायरेक्टली आप ना ये 12 लाख नहीं यूज कर सकते। अगर आप किसी भी पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या इसका कुछ पर्सनल डेट है। तो जैसे ही हमने इसका 12 लाख को टच करने की कोशिश किया, तो पता चला ये भाई साहब कुछ पर्सनल लोन लिए हैं, पर्सनल डेट है। तो इनका जो पर्सनल डेट कितना है? 9 लाख। तो अब इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो बेची जाएगी, बेच के कितना मिलेगा? 12 लाख। अब इस 12 लाख में पहले ये नहीं खत्म करोगे, पर्सनल प्रॉपर्टी से पहले पर्सनल लोन माइनस होगा। तो पर्सनल प्रॉपर्टी से पर्सनल लोन माइनस हो गया, तो बचा कितना? 3 लाख। अब इस 3 लाख में से बिजनेस का लोन खत्म होगा, बचा कितना? 1 लाख। अब ये 1 लाख इनकी क्या होगी? पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। यही होता है ना, यही होता है ना पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस का सारा एसेट बेच दिया गया, प्रॉफिट यूज कर दिया गया, स्टिल लॉस बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे? पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करोगे। लेकिन पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करने के पहले आप ये चेक करोगे पार्टनर का कहीं कोई पर्सनल डेट तो नहीं है, कहीं कोई पर्सनल लोन तो नहीं है।
पता चला पार्टनर का होम लोन चल रहा है, तो अब पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचोगे, पहले होम लोन क्लियर करोगे, होम लोन क्लियर करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तब जाकर के बिजनेस के डेट को यूज करोगे। यही चीज यहां पे लिखा हो, समझाना चीज। चैप्टर खत्म। पूरा पार्टनरशिप लोग खत्म हो गया ना, बोला था ना।